अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इसका जो डेडिकेटेड सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 135। हमें जब ये चैप्टर पढ़ना है तो इसमें 3 चीजें पढ़नी है, सेक्शन 135, शेड्यूल 7 एंड CSR रूल्स। इन तीनों का पालन करके हम चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। मैं बहुत ही स्पीड में रैपिड फॉर्म में आपको रिवीजन कराऊंगी, आपको बस ध्यान से सुनना है और अपने एग्जाम से पहले या एग्जाम के साथ या कभी भी जब आप रिवीजन करना चाहते हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली चीज है क्या CSR का जो सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 है वो क्या कहता है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी है, एवरी कंपनी वर्ड यूज किया, एवरी कंपनी में सभी कंपनीज आ जाती हैं, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी है या OPC है या प्राइवेट कंपनी है। अगर किसी भी कंपनी का इन 3 में से कोई भी क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो उसके ऊपर CSR के प्रोविजंस लागू होते हैं। क्राइटेरिया क्या है? 3 क्राइटेरिया है, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ और टर्नओवर। नेट प्रॉफिट की बात करें 5 करोड़ और मोर, नेटवर्थ की बात करें 500 करोड़ और मोर, और टर्नओवर की बात करें तो 1000 करोड़ और मोर। अगर 3 में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया आपका, तो ऐसी स्थिति में आपको CSR कमेटी का गठन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा CSR कमेटी का। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये वाले प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनी पे लगते हैं? आंसर इज यस। क्या ये प्रोविजन प्राइवेट कंपनी पे लागू होते हैं? आंसर इज यस। क्या ये फॉरेन कंपनी पे भी लागू होंगे? आंसर इज यस। क्या कोई फॉरेन कंपनी अगर प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में काम कर रही होगी, क्या उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड हमें चेक करना है क्राइटेरिया। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 ये आता है कि अगर होल्डिंग कंपनी पे CSR के प्रोविजंस लागू होते हैं तो क्या उसकी सब्सिडरी को भी कंप्लायंस करना है? तो आंसर इज नो, क्योंकि ये कंपनी स्पेसिफिक है। होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशनशिप से CSR वाले सेक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जो कंपनी क्राइटेरिया पूरा करेगी उसी के ऊपर CSR के प्रोविजंस लागू होंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है और अपना बिजनेस कहां पे कर रही है? आउटसाइड इंडिया। क्या उसके ऊपर भी CSR के प्रोविजन लागू होंगे? आंसर इज यस, बिकॉज दैट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। उसी के साथ हमने कहा इन 3 में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है तो उसे CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन मैं आपको बताती हूं, अगर आपकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन 50 लाख या उससे कम है तो आपको CSR कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना। अगली चीज, CSR कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा? तो उसके अंदर 3 डायरेक्टर्स होंगे जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन मुद्दा यह उठता है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको तो 149 की प्रोविजन का कंप्लायंस ही नहीं करना। तो यहां पे बोला है कि आपको रिलैक्सेशन है, ये बात लिखी है सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 के प्रोविजो में कि अगर प्राइवेट कंपनियां, ऐसी कोई भी कंपनी है जिसके ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होते, तो उनके ऊपर जो है आपके 2 डायरेक्टर से भी काम चल सकता है। फिर आगे मुद्दा उठता है सबसेक्शन 2 का। सबसेक्शन 2 में इन्होंने साफ बोला है कि बोर्ड रिपोर्ट जो जाती है आपकी सेक्शन 134 में, उसमें आपको डिस्क्लोजर करना है कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी का। वैसे तो कई अलग अलग तरीके की कमेटीज होती हैं, मैंडेटरी कमेटीज होती है, जैसे ऑडिट कमेटी है, CSR कमेटी है, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी है और आपकी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है। ये सारा पार्ट बी में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिलहाल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो CSR का डिस्कशन कर रहे हैं और CSR कमेटी का। सबसेक्शन 3 में आती है फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी। मैंने याद करने की बड़ी आसान टेक्निक बताई, MRF मॉनिटर, उसी के साथ नंबर R4 रिकमेंड और F4 फॉर्मुलेट। इट मींस फॉर्मुलेट, रिकमेंड और मॉनिटर, ये 3 चीजें आ जाती है तो आता है M, R और F। M4 मॉनिटर, R4 रिकमेंड और F4 फॉर्मुलेट। फिर उसी के साथ 135(4) में ये बात साफ लिखी होती है कि आपको जो है ना अपनी वेबसाइट डिस्क्लोजर्स भी जरूर करना है। वेबसाइट पे डिस्क्लोजर देना है आपकी कमेटी कौन सी कमेटी है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो। अब 135(5) का कंप्लायंस समझिए कि हर कंपनी को जो इस क्राइटेरिया में कवर हो जाती है उससे जो है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर्स जो है कंट्रीब्यूशन करना है। कितने %? 2% एवरेज लेना है। अगर कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो उसे लास्ट ईयर से ही अपना एवरेज लेके कैलकुलेशन करना है। अगला मुद्दा ये उठता है, क्या आपको लोकल एरिया को प्रेफरेंस देनी है? तो आंसर इज यस, आप लोकल एरिया को प्रेफरेंस दोगे। अगर कभी भी स्थिति ऐसी बन जाती है
कि आप सीएसआर कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो रीजन ऑफ फेलियर इज डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट। आपको ये बात मेंशन करनी है। क्या ये स्थिति आएंगी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की, कि कोई प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो आप सारा पैसा एक साल साथ खर्च नहीं कर पाए। यहां पे मुद्दा उठता है कि व्हाट डू मीन बाय द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, और मल्टी ईयर प्रोजेक्ट का मतलब है जिस साल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इसके अलावा अगले 3 साल। तो ऐसी स्थिति में अगर सारा पैसा आप प्रोजेक्ट पे खर्च नहीं कर पाए तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेट अकाउंट खोलोगे, अनस्पेंड के नाम से उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ इन्होंने यहां पे ये भी बोला है कि आप 3 फाइनेंशियल ईयर तक वहां पर रखोगे, क्योंकि 3 साल का ही प्रोजेक्ट होता है। 3 साल में भी पैसा खर्च नहीं हो पाया, वहां से पैसा निकाल के जो फंड स्पेसिफाई है शेड्यूल 7 के हिसाब से आपको वो पैसा वहां डालना है। सबसेक्शन 6 और 5 की दोनों की पेनल्टी है। अगर आप सबसेक्शन 6 का नॉन कंप्लायंस करोगे तो भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, 5 का नॉन कंप्लायंस करोगे तो भी पेनल्टी लगेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पावर है, समय समय पे आपको डायरेक्शन देंगी, और वहां पे जो डायरेक्शन या कोई नया नियम बनाती है तो उसका कंपनी को पालन करना पड़ेगा। लास्ट में सबसेक्शन 9 में यही लिखा है कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 50 लाख रुपीस से कम है तो ऐसी स्थिति में आपको सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस है जो मैं आपको रैंडम बता देती हूँ। ये तो मैंने 135 सेक्शन बताया है। शेड्यूल 7 जो है उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज दे रखी हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हैं। वो एक्टिविटीज क्या क्या है जरा देख लेते हैं एक बार कि सीएसआर की कौन कौन सी एक्टिविटीज है। ये आपको नजर आ रही है शेड्यूल 7 की सीएसआर एक्टिविटीज। सबसे पहली एक्टिविटी एरेडिकेटिंग हंगरी, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, इस पे आप खर्चा कर सकते हो। मैं आपको एक बात साफ बोलना चाहती हूँ, अगर कंपनी कभी भी कोई पैसा स्पेंड करती है, एक्सपेंड करती है, और उसमें कंपनी का अपना कोई नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, जैसे वो कंपनी के एम्प्लॉयज की हेल्थ चेकअप्स के लिए कोई फंड पे करती है, वो सीएसआर में नहीं है। कंपनी जो है अपना ब्रांड प्रमोशन के लिए कोई मैराथन ऑर्गेनाइज करती है, वो सीएसआर नहीं है। कंपनी ने क्या किया, अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स के लिए कोई हेल्थ चेकअप प्रोग्राम स्टार्ट किया, वो उसमें नहीं है। क्रक्स इज दैट कि उसमें कंपनी का अपना पर्सनल कोई भी बेनिफिट नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ सीएसआर की जो शेड्यूल 7 उसमें अलग अलग एक्टिविटीज दी है, रेडिकेटिंग हंगरी, पॉवर्टी, मेलन्यूट्रिशन, और प्रिवेंट हेल्थ केयर, सैनिटेशन, और जितने आपके पिछड़े वर्ग हैं उनको डेवलप करना, प्रमोटिंग एजुकेशन, एजुकेशन में भी स्पेशल एजुकेशन, जो डीफ डम्स बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन के लिए। उसी के साथ साथ वुमेन, एल्डरली, और चाहे ये जो आपके होते हैं बेसिकली ओल्ड एज होम्स, उनके लिए पैसा खर्च कर सकते हो। जेंडर इक्वलिटी के लिए पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे अभियान में भी आप जुड़ सकते हो, है ना। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे अभियान में आप जुड़ सकते हो। उसी के साथ साथ सेव टाइगर्स, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाना, ऐसे अभियान से आप जुड़ सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, हमारे कुछ ऐसी हेरिटेज हैं जो हमारी धरोहर है, उनको मेंटेन करने में, उनको प्रोटेक्ट करने में, रिनोवेट करने में आप पैसा खर्च कर सकते हो। आप उसी के साथ साथ आर्ट, कल्चर, इन सब में पैसा खर्च कर सकते हो। बहुत सारे हमारे जो भाई होते हैं वो अपने देश की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं, तो उनकी वीरांगनाओं को हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो फैमिली है उनको मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, उनके बच्चों को मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। जितने भी रूरल स्पोर्ट्स हैं देश के, उनको प्रमोट करने में हम पैसा खर्च कर सकते हैं। हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जो इंक्यूबेटर्स प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इंडिया में अगर बिजनेस अच्छे लेवल पे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी तरक्की होगी। और हमारा जब कोविड आया तो अलग अलग संस्थाओं ने रिसर्च स्टार्ट करी थी, उसमें डीआरडीओ थी, डीएई थी, हमारी आईआईटी, हमारे आयुष, ये सभी मंत्रालय, सभी रिसर्चर्स जुड़े थे। अगर कॉर्पोरेट्स इनको भी पैसा कंट्रीब्यूट करेगी रिसर्च के लिए तो वो अमेंडमेंट करके उसको भी किसमें कवर किया गया था, सीएसआर एक्टिविटी में। ये तमाम चर्चा मैंने आपके साथ करी सीएसआर सेक्शन को लेके। 3 लिमिट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, 2 बहनें, एक उनका बड़ा भाई है, 5, 500 और 1000, नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ और टर्नओवर। ये आपका एक ब्रीफ मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, रैपिड रिवीजन करा दिया सीएसआर चैप्टर का, जिसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सीएसआर का सेक्शन नंबर 135, शेड्यूल 7 सीएसआर के रूल्स। अगर एक बार सीएसआर के प्रोविजन आपके ऊपर लागू हो जाते हैं तो अगले 3 साल तक अगर एप्लीकेबल नहीं है फिर भी आपको कंप्लायंस करना है। 3 साल के बाद अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते तो सीज हो जाओगे, फिर आपको सीएसआर के प्रोविजंस को कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूं कि अगर एक कंपनी ने डिविडेंड पे किया सीएसआर पे करने के बाद और वो दूसरी कंपनी के पास चला जाता है और दूसरी कंपनी को भी अगर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो नेट प्रॉफिट में से वो डिविडेंड इनकम क्या करनी पड़ेगी, एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। तमाम चर्चा हमने सीएसआर चैप्टर की करी। इसी तरीके का रैपिड रिवीजन अगर आप और भी देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पे सारे रैपिड रिवीजन है। ठीक है बच्चों, चलिए जी अब हम आगे बढ़ते हैं।